Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will do chapter the human eye and the colorful world in one shot. और इस चैप्टर में बच्चों क्या क्या कवर होगा, एक तो सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, डिटेल में होंगे, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन भी इसमें से ना रह जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। कोई सिंगल आ जाता है, मतलब कुछ इस टाइप का भी आ जाता है कि जो आपको सोचने पे मजबूर करे, तो वो भी आप कवर कर पाए। सेकेंडली पीवाईक्यूज भी होंगे इसमें, चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है बच्चों, जो आपकी मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी करेंगे हम चैप्टर के एंड में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर से बच्चों। तो ह्यूमन आई चैप्टर जो है अच्छे खासे नंबर का आता है और बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है, लर्निंग मटेरियल थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, बस लर्न करना है और न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा आपको समझ के उनको न्यूमेरिकल्स, उसकी भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स की भी बच्चों ट्रिक बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको एक सेकंड, विद इन सेकंड में आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। थोड़ा सा ह्यूमन आई के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। एक तो बहुत सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्यों है? देखो सारे सेंस ऑर्गन्स वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाए कि यही सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि और चीजों को तो आप एटलीस्ट टच करके, हियर करके कुछ बता सकते हैं, बट ये हमें पूरे वर्ल्ड को सी करने में काम आता है। ठीक है, और कलर्स हम देख सकते हैं, पूरी दुनिया कैसी है, कितनी कलरफुल है, ये सब कुछ हम उससे देख सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, सेंसिटिव तो है ही। Now it enables us to see the wonderful world and colors around us. आएगा नहीं एग्जाम में, बट एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आईज हमारे लिए एक बहुत वैल्यूएबल पार्ट है, क्यों है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप आई के बारे में जो जो कुछ कुछ बातें ध्यान रख लें, उसके बाद हम अच्छे से डिटेल में करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अभी ह्यूमन आई के बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि रफली ये कैसी होती है। स्फेरिकल, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होती, रफली स्फेरिकल होती है। ठीक है, सर्कुलर सा जो यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, रफली स्फेरिकल होती है एंड इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। इस बात को याद रखेंगे कि जो आई का डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस भी होती है यहाँ पर। ठीक है, एंड जो किससे बनी हुई थी, कॉन्वेक्स लेंस किससे बनी हुई थी? लिविंग टिश्यूज से, इसलिए कभी कभी इसको लिविंग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको लिविंग सेल भी बोलते हैं। एग्जाम में आ गया कि वाई convex lens, why eye lens is considered as living cell? Because it is made up of living cells या living tissues। क्या लिखोगे? because ये जो आई लेंस है, दिस आई लेंस इज कॉल्ड लिविंग लेंस। ठीक है, लिविंग लेंस बिकॉज, क्यों ये लिविंग लेंस कहलाती है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, या इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, इस तरीके से आप बता के आ सकते हैं। Hence the human lens are living organs contrary to simple optical lenses। मतलब देखो सिंपल ऑप्टिकल लेंस भी जो होती हैं, जिसे कॉन्वेक्स वाली होती है, जो रीडिंग लेंसेज होती है, ठीक है, और हमारी आई लेंस भी कॉन्वेक्स है। तो एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टू डिफरेंसेस मैं यहाँ पर बता देती हूँ। एक तो ये लिविंग सेल से बनी हुई है, ठीक है, और ये लिविंग नहीं है। ठीक है, सेकेंडली जो हमारी आई लेंस है वो एकोमोडेशन कर सकती है। ठीक है, अपने आप को, एकोमोडेशन क्या होगा अभी थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, मतलब दूर की चीजें और पास की चीजें देखने के लिए सेल्फ अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। फिर से बता देती हूँ, दूर की चीजें और पास की चीजें देखने के लिए अपने आप को सेल्फ ये एडजस्ट कर सकती है, ये नहीं अपने आप कर सकती। तो ये दोनों आपको डिफरेंसेस लिख के आने हैं। अब आ जाते हैं, नाउ लेट्स कम टू पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आई का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, इसके सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, उनकी प्रॉपर लेबलिंग आपको आनी चाहिए और फंक्शंस आपको हर एक पार्ट का पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। द फर्स्ट वन इज कॉर्निया। कॉर्निया इज द आउटर पार्ट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। अब ये कॉर्निया क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कॉर्निया में। सभी बच्चे, सभी नहीं, मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि ये सारा फ्रंट पार्ट जो है ये कॉर्निया है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो फ्रंट वाला व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है ये स्क्लेरा होता है। ठीक है, इट्स नॉट कॉर्निया। कॉर्निया आपके यहीं पर एक फ्रंट पार्ट होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आइरिस प्यूपिल से और लेंस से पहले, ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये वाला, दिस इज कॉर्निया। बाकी यहाँ पर कॉर्निया नहीं है, ये मार्क गलत है। ठीक है, ये कॉर्निया है। ये जो व्हाइट पार्ट बाकी का बच गया ये स्क्लेरा होता है, इसको ध्यान रखना, व्हाइट पार्ट स्क्लेरा। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्निया। कॉर्निया आप transparent front part that refracts most of the light entering the eye।
इसका फंक्शन क्या है कि जितनी भी लाइट एंटर कर रही है आईज में, ठीक है, जितनी भी लाइट, ये उसको रिफ्रैक्ट करने का काम करता है, यानी कि अंदर जाकर बेंड करने का काम करता है। ठीक है, आईज को आपको पता होना चाहिए, आईज में रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट आकर वापस नहीं जाती। आईज में क्या होता है बच्चों, आईज में होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, आईज में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट अंदर चली जाती है और फिर बेंड होती है हल्की सी अंदर की साइड। ठीक है, अंदर की साइड बेंड होती है। तो यहाँ पर आपको कॉर्निया पता चल गया, फ्रंट पार्ट, और उसके बाद इसका फंक्शन पता चल गया दैट इट रिफ्रेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, मतलब सारा काम, मैक्सिमम काम तो ये कॉर्निया ही कर देता है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉर्निया की लेबलिंग ध्यान रखनी है और क्या कहते हैं इसका फंक्शन ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज एक्वस ह्यूमर। अब बच्चों ये देखो, ये एक लेंस होती है हमारी आई में ना, ये लेंस है, लेंस और यहाँ पर कॉर्निया के बीच में लिक्विड भरा होता है। ठीक है, लिक्विड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और इसका काम क्या होता है, एक तो ये भी रिफ्रैक्शन का काम करता है, ध्यान रखेंगे, ये भी रिफ्रैक्शन का काम करता है। सेकेंडली ये प्रेशर बना के रखता है आई लेंस और कॉर्निया के बीच में, जिससे कि इसकी शेप बनी रहे। ठीक है, यहाँ पर भी शेप बनी रहे, ये दोनों के बीच में प्रेशर बना रहता है। द नेक्स्ट वन इज आइरिस एंड प्यूपिल। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एग्जाम में स्पेशली आइरिस और प्यूपिल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आइरिस क्या होती है, देखिए, जैसे हमारी ये आई है, ये एक सर्कल है आई में, और यहाँ पर बीच में एक गोल होता है। ठीक है, सर्कल सा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ब्लैक ब्लैक, ठीक है, होल टाइप का, ठीक है, ये होता है प्यूपिल। एंड जो उसके आसपास ये जो वाला एरिया होता है, जो किसी की आईज ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की लाइट ब्राउन, किसी की ब्लू होती हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज आइरिस, दिस इज आइरिस। तो दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ लेते हैं। कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज आइरिस, एंड इसका काम क्या है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में आ जाता है लेबल करने के लिए, तो दिस इज आइरिस, और उसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये एक होल है, ठीक है, यहाँ पर दिस इज प्यूपिल। अब आइरिस का वर्क क्या है बच्चों, ये लाइट कम आ रही है या कम, या फिर लाइट ज्यादा आ रही है, ठीक है, कम अमाउंट में आ रही है लाइट या फिर मोर अमाउंट में आ रही है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। मतलब प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कभी तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, कभी तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है आइरिस, कभी अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है लाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब इसको लाइट की कम जरूरत है, इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा। और अगर इसको ज्यादा लाइट की जरूरत है तो ये बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाएगा और प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा। तो आपको सिंपल वर्ड्स में एग्जाम में क्या लिख के आना है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। आगे अभी इसको बहुत एलैबोरेटेड फॉर्म में, अच्छी एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे प्यूपिल को और आइरिस को। अब प्यूपिल क्या है, प्यूपिल इज स्मॉल ओपनिंग इन आइरिस। आइरिस के बीच में अभी बात की थी ना कि ये हमारी आई है, ठीक है, ये देखो ये आइरिस हो गया, ठीक है, ये आइरिस और ये बीच में प्यूपिल, ठीक है, ये बीच में प्यूपिल। तो स्मॉल ओपनिंग इन आइरिस, आइरिस दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, प्यूपिल का काम क्या है, ये लाइट को रेगुलेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है कि मेरे अंदर से कितनी कम और कितनी ज्यादा लाइट जाके लेंस पर पड़नी चाहिए। ठीक है, जाके लेंस पर पड़नी चाहिए। अभी वर्किंग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लाइट जाकर मतलब इमेज बनाती है। अब आई लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट होती है, कॉन्वेक्स फ्लेक्सिबल लेंस है, फोकसेस लाइट ऑन रेटिना। द फंक्शन ऑफ आई लेंस इज, आई लेंस का जो फंक्शन होता है कॉन्वेक्स नेचर में होगी। ये कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी नेचर में। जो भी लाइट आई, चाहे वो पैरेलल आए, चाहे वो दूर के ऑब्जेक्ट से आए, पास के ऑब्जेक्ट से आए, ये उसको फोकस कर देता है जाकर रेटिना पर। ठीक है, रेटिना क्या है अभी पढ़ेंगे। तो आई लेंस का मेजर आपको फंक्शन पता होना चाहिए, इट फोकसेस लाइट ऑन रेटिना, रेटिना पर ये लाइट फोकस करती है। सीलियरी मसल्स दैट कंट्रोल्स द शेप ऑफ द लेंस। यहाँ पर जो ये लेंस है, ये सीलियरी मसल से यहाँ पर, ठीक है, अटैच्ड है। लेंस जो है सीलियरी मसल से अटैच्ड है, और इसके बीच में ना कुछ लिगामेंट्स होते हैं, मतलब कुछ मतलब धागे टाइप के टिश्यूज होते हैं। बाकी यहाँ पर आपकी सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कॉर्निया गलत यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज कॉर्निया, ये वाला कॉर्निया है, और यहाँ पर सीलियरी मसल्स होंगी। ठीक है, कौन सी मसल्स होंगी, सीलियरी मसल्स। तो आपको एनसीईआरटी में से या फिर कहीं से भी एक बहुत प्रॉपर डायग्राम इसका तैयार कर लेना है कि कहाँ कहाँ कौन सी चीजें, ठीक है अटैच्ड। जैसे ये कॉर्निया हो गया, ठीक है, ये आइरिस हो गया, ये प्यूपिल हो गया, ये आई लेंस होगी, और यहाँ पर बच्चों आपकी सीलियरी मसल्स होती है।
ठीक है, सिलियरी मसल्स। इनका काम क्या है? इट कंट्रोल्स द शेप ऑफ द लेंस। लेंस की शेप को ये कंट्रोल करती हैं। कभी तो ये रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स हो जाएंगी तो वापस चली जाएंगी, तो जो लेंस है बच्चों ये पतला हो जाएगा। तो ये लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और कभी-कभी क्या होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब अंदर की साइड अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो उस टाइम इस लेंस का साइज जो है बेटा ऐसे थिकनेस बढ़ जाती है, ऐसे थिकनेस बढ़ जाती है। ये सारा भी एकोमोडेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है और लर्न करना है। इट कंट्रोल्स, मतलब सिलियरी मसल्स कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस फॉर फोकसिंग नियर ऑब्जेक्ट एंड, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिसको एकोमोडेशन बोलते हैं। यहाँ पर अभी आपको एकोमोडेशन की बात नहीं करनी है। विट्रस ह्यूमर का ध्यान रखेंगे। जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स द आईबॉल, ये पूरी आईबॉल को जो फिल किया हुआ है जेली लाइक फ्लूइड ने, दिस इज विट्रस ह्यूमर, और ये आई की शेप को बनाता है, ठीक है, आई को प्रॉपर शेप देता है। रेटिना के बारे में बात कर लेते हैं। रेटिना इज दिस स्पेस, ठीक है, रेटिना जो है ये है, ये हो गया रेटिना, जहां पर क्या बनती है? जहां पर इमेज बनती है। तो दिस इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। रेटिना क्या है? एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है एट द बैक ऑफ द आई। आई के बैक में लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, जिसके अंदर रोड्स और कोन्स, यानी कि छोटे 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 से सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं रोड्स, कुछ होते हैं कोन्स। और यहाँ पर रेटिना पर क्या बनती है? इमेज। रोड्स और कोन्स का फंक्शन अभी पढ़ते हैं आगे, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में रोड्स और कोन्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व बच्चों यहाँ पर एक नर्व होती है ये, ठीक है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का ध्यान रखना है, यही जो भी इमेज बनी, ठीक है, जो भी इमेज बनी, ब्रेन को उसका सिग्नल देने का जो काम करती है वो ऑप्टिक नर्व करती है। कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व, इट इज अ नर्व। और स्क्लेरा, व्हाइट टफ आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द आई, ठीक है, जो अभी हमने स्क्लेरा की बात की थी। अब रोड्स और कोन्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रोड्स जो होते हैं बच्चों, ये देखो, रोड्स और कोन्स दोनों जो सेल्स होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? रेटिना पर। कहाँ पाई जाती है? रेटिना पर। द रोड्स आर लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है बच्चों, द रोड्स आर लाइट सेंसिटिव सेल्स, दे आर सेंसिटिव टू लाइट, डिम लाइट। डिम लाइट में भी वर्क कर पाती है हमारी आईज बिकॉज ऑफ रोड्स, ठीक है। तो दीज आर लाइट सेंसिटिव सेल्स, बट दे डू नॉट डिटेक्ट कलर, ये कलर से इनका कोई मतलब नहीं होता। कोन्स are the light sensitive cells or anira which help to see the bright light and detect different colors। इसमें आप बेसिकली आप ध्यान रखना, जो आपको एग्जाम में लिख के आना, cones are the cells which are sensitive to डिफरेंट कलर्स, बस इतना लिख के आ जाना, इतना भी आपके लिए काफी है, ठीक है। मतलब ज्यादा लाइट को भी ये सेंस करती है, ठीक है, बाकी कलर्स के लिए बेसिकली कोन्स को जाना जाता है, इसका ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। रेटिना पर ये रोड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होती है, कई रोड्स हो गए, ठीक है, कुछ रोड्स हो गए, कुछ कॉन्स हो गए, इनको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। एक बार कर लेते हैं। दिस इज कॉर्निया आउटर पार्ट, देन दिस इज आइरिस, दिस इज आइरिस, दिस इज प्यूपिल, दिस इज लेंस, हेयर आर सिलियरी मसल्स, यहाँ पर कुछ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर फील्ड होता है, यहाँ विट्रस ह्यूमर फील्ड होता है। दिस इज रेटिना, रेटिना पर रोड्स एंड कोन्स एंड ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये आपको अच्छे से बात है। ये व्हाइट पार्ट जो हमारा जा रहा है दैट इज स्क्लेरा। यहाँ से हमारी कंप्लीट हो गई हमारी, मतलब स्ट्रक्चर हम आई का पूरी तरीके से देख चुके हैं। अब जल्दी से कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, किस तरीके से ह्यूमन आई फंक्शन करती है। ह्यूमन आई की वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, अभी बात की थी, लाइट जो है बच्चों कॉर्निया से एंटर करेगी, ठीक है, कॉर्निया से एंटर करेगी, दिस इज कॉर्निया, एंड पासिस थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिल से पास होती है, ठीक है। द आई लेंस बेंड्स द लाइट रेज एंड फोकस देम ऑन रेटिना, ठीक है, आधा रिफ्रैक्शन यहीं पर हो जाता है, बाकी का रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो जाता है। ये बेंड कर देती है लाइट को, देखिए बेंड कर देती है लाइट को, ठीक है। देखो आधा रिफ्रैक्शन तो कॉर्निया में ही हो गया, अंदर की साइड बेंड हो गई ना, यहाँ पर बेंड हो गई, यहाँ पर बेंड हो गई, बाकी का काम आई लेंस ने कर दिया, ठीक है, बाकी का काम आई लेंस ने कर दिया। और फोकस देम ऑन रेटिना, रेटिना पर उसको जाकर फोकस कर दिया। और रेटिना पर बच्चों आप ध्यान रखेंगे कौन सी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी। एग्जाम में आएगा पेपर में, व्हाई द इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज एक्चुअल लाइट रेज आर कोलाइडिंग विद ईच अदर या फिर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। एक्चुअल रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपको याद रखनी है बात। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दो बात हमने पढ़ ली है, लाइट एंटर हो रही है,
cornea के through and passes through the pupil. Then eye lens bends the light rays and focus them on retina. By changing its shape, the lens adjusts to see near and far object. अपनी शेप को चेंज कर सकती है आई लेंस टू सी नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट. अभी देखेंगे नियर ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी शेप होती है एंड फार ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी लेंस होती है. The retina forms a real and inverted image of the object. The light sensitive cells on the retina convert this image into electrical signals. ये जो cells हैं rods and cones, ठीक है, rods and cones जो है ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देती है क्योंकि माइंड में जो सिग्नल जाएगा नर्व के थ्रू, ठीक है, उसमें चेंज कर देती है. These signals are sent to brain by optic nerve. ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन में चले जाते हैं and brain processes the signal and we see the object in correct position. हम तब अच्छे तरीके से देख पाते हैं कि क्या बना. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या देखो एक बार फिर से हम कर लेते. Let's revise it. First of all, the light is entering through cornea. यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है. Then through pupil. Then through eye lens. After that, eye lens is converging the light rays on retina. ठीक है, रेटिना पर कन्वर्ज कर रही है एंड द सेल्स हेयर आर कन्वर्टिंग दिस इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड दीज सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व. इस तरीके से आपको बना के लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में बताएंगे, शॉर्ट में आएगा तो जितना मैंने बोला है इस तरीके से आपको शॉर्ट में बता के आ जाना है. नेक्स्ट वन इज वर्किंग ऑफ प्यूपिल. अभी बात की थी ना कि आइरिस और प्यूपिल के बारे में बात करेंगे. तो दिस पार्ट इज आइरिस, this part is iris and this part is pupil. ठीक है, ये सारा पार्ट आपका iris है and this part is pupil. How it works? The pupil is the small opening in the center of the iris. iris के बीच में जो है ये एक small opening है, ठीक है, small opening है, ठीक है. It controls the amount of light entering the eye. Light कितनी enter होनी चाहिए eye में, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, तो आइरिस तो कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को और प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जानी चाहिए. दोनों का अलग अलग ध्यान रखेंगे. आइरिस जो है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, साइज ऑफ द प्यूपिल एंड प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन इट. ब्राइट लाइट में प्यूपिल बिकम्स स्मॉल. ज्यादा अगर लाइट आए तो प्यूपिल अपने आप को छोटा बना लेता है. किसकी मदद से? आइरिस की मदद से. ठीक है, आइरिस की मदद से टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम द एक्सेस लाइट, कि मेरी आंख में ज्यादा लाइट ना जाए. इन डिम लाइट प्यूपिल बिकम लार्ज, प्यूपिल जो है लार्ज बन जाता है टू अलाउ मोर लाइट. ठीक है, दिस एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस. और ये जो है किससे कंट्रोल होता है प्यूपिल का साइज? बाय आइरिस. इसको लर्न कर लेंगे अच्छे से दोनों का वर्क. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद परसिस्टेंस ऑफ विजन. परसिस्टेंस ऑफ विजन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, बट कभी कभी अगर 1 मार्क का अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जब रेटिना पर इमेज बनती है, ठीक है, जब रेटिना पर इमेज बनती है तो 1/16 सेकेंड तक, ठीक है, 1/16 पार्ट ऑफ अ सेकेंड तक उसकी कुछ सेंसेशंस रह जाती हैं आई में. ठीक है, उसकी कुछ सेंसेशंस रह जाती हैं. इसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पार्ट याद रखना है कि कितने ड्यूरेशन के लिए सेंसेशन रहेगी, 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए. जो इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन. अब पावर ऑफ एकोमोडेशन को समझने से पहले बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, ये वाला नियर ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, थिकनेस, ये सब ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को बहुत मुश्किल से समझ में आता है. इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर सीधा पावर एकोमोडेशन समझा दिया और बच्चों को समझ में आया या नहीं, ठीक है, ये पार्ट समझ में आया या नहीं, नहीं समझ में आता बच्चों को मैक्सिमम. तो स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को मैं आपको थोड़ा सा कुछ पहले बताना चाहती हूँ, उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो बच्चों, जैसे ये हमारी आई लेंस होती है, ठीक है, ये हमारी आई लेंस है. अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर बाय होता है यानी कि बहुत पास होता है तो ध्यान रखना उसमें से बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग रेज निकलती है. ये तो पता है बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग रेज निकलती है. अब ज्यादा जब डाइवर्जिंग रेज निकलेंगी, डाइवर्जिंग का मतलब बहुत बिखरी हुई, तो जब रेटिना पर इमेज बनानी होगी तो आई लेंस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत पड़नी. जितनी बिखरी हुई रेज होंगी उतनी ही ज्यादा इनको कॉन्वर्ज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इकट्ठा करने के लिए. तो यानी कि आई लेंस की क्या होनी चाहिए, पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए इस केस में. नियर बाय ऑब्जेक्ट में आई लेंस की, इतना तो समझ में आ गया ना कि नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए आई लेंस को बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है. अब बात कर लेते हैं मतलब
फार ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर कोई दूर है तो ये बहुत ज्यादा बिखरी हुई नहीं आती, दूर से जो रेज आती है इंफिनिटी से या कहीं दूर से वो पैरेलल आती है। तो पैरेलल को कॉन्वर्ज करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कि पावर यहाँ पर थोड़ी सी लेस चाहिए, आई लेंस को पावर लेस चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ पावर की बात की है। अब पावर का आपको पता है कि पावर का उल्टा होता है फोकल लेंथ, पावर का इनवर्स होता है फोकल लेंथ। तो यहाँ पर अगर ज्यादा पावर चाहिए, मोर पावर चाहिए, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, लेस, बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, लेस। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए फोकल लेंथ चाहिए लेस, ठीक है। और दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पावर लेस थी, तो फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, मोर, कैसी होनी चाहिए, मोर। बस यही बात आपको ध्यान रखना है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए फोकल लेंथ लेस चाहिए। क्यों लेस चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है, आई लेंस को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से रेज डाइवर्जिंग नहीं आती हैं, तो इस वजह से पावर कम चाहिए आई लेंस को, और कम पावर अगर चाहिए तो इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ मोर चाहिए। यही हमने बात अभी करी है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है फोकल लेंथ की सिर्फ अभी बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं, फोकल लेंथ कम चाहिए, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, क्योंकि पावर ज्यादा चाहिए, ठीक है, पावर ज्यादा चाहिए, पावर मोर चाहिए, तो फोकल लेंथ कम चाहिए। और फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, फार ऑब्जेक्ट्स के लिए पावर लेस चाहिए, ठीक है, लेस चाहिए, क्योंकि ज्यादा बिखरी हुई रेज नहीं आ रही है, तो फोकल लेंथ मोर चाहिए। अब ये कब हो सकता है, फोकल लेंथ कम कब होती है, जब लेंस जो है बच्चों थिकर होती है, जब लेंस थिकर होती है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे हमें पता चलेगा, देखिए फोकल लेंथ एक्चुअल में होती क्या है, लेंस है और यहाँ रेटिना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब अगर ये पतली हो गई, अब अगर ये लेंस पतली हो गई, तो देखिए फोकल लेंथ जो है बढ़ गई, और अगर ये लेंस मोटी हो जाती है, ठीक है, तो ये फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ से आ जाते हैं, ये फोकल लेंथ अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब ये लेंस अगर पतली हो जाती है, काफी पतली, ठीक है, ये तो बल्कि मैंने बहुत कर दी है, और पतली अगर हो गई, तो फोकल लेंथ आप, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर, लाइक आई लेंस अगर पतली सी हो गई, ठीक है, पतली सी हो गई, तो फोकल लेंथ जो है क्या हो जाती है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है बताइए, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये मोटी हो गई, लेंस मोटी हो गई, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस बात को दोबारा से सुन ले कि अगर लेंस ठीक होगी तो फोकल लेंथ कम होगी, और लेंस थिन होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। यही करने के लिए कभी तो इसको कम करनी पड़ती है अपनी फोकल लेंथ, कभी इसको अपनी फोकल लेंथ आई लेंस को ज्यादा करनी पड़ती है, मतलब कभी इसको थिक होना पड़ता है, कभी इसको थिन होना पड़ता है। तो इसी पूरे एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसी पूरे एडजस्टमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये तो थी सारी समझने वाली बात, अब एकदम आराम से बैठ के इसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन, और ये क्यों हो पाता है, किसकी मदद से हो पाता है, वो सारा एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। आपको ये सारा जो भी समझाया सिर्फ इसीलिए समझाया कि सब पावर ऑफ एकोमोडेशन समझा देते हैं और इस चीज को रटवा देते हैं, ठीक है, इस चीज को क्रैम करा देते हैं। बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि थिन लेंस होने पर क्या होता है और थिक लेंस होने पर क्या होता है। अब नाउ लेट्स कम टू पावर ऑफ एकोमोडेशन डेफिनेशन। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की ऐसी क्षमता या आई लेंस की ऐसी कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को जब एडजस्ट करती है टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। और भी सिंपल लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई इज द एबिलिटी of the eye lens to adjust its focal length to see nearby objects or far objects clearly। इस तरीके से समझ के आपको अपनी लैंग्वेज में करके आना है। कौन करता है हेल्प पावर ऑफ एकोमोडेशन में, द सीलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस। सीलियरी मसल्स जो है वो चेंज करती है थिकनेस, या वो थिन होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए लेंस। नियर ऑब्जेक्ट के लिए अभी बात की थी, नियर ऑब्जेक्ट के लिए लेंस जो है मोटी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, मोटी होगी, ठीक है, ध्यान रखना, लेंस मोटी होनी चाहिए, थिकर होनी चाहिए, थिकर होगी तो पावर बहुत ज्यादा होगी, जितनी थिकर होगी उतनी पावर ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ कम रहती है, ठीक है, थिकर की फोकल लेंथ कम रहती है, बार बार बता रही हूँ, थिकर होगी तो यहाँ से लेकर रेटिना का डिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है, थिनर होगी
तो रेटिना का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, फोकल लेंथ ज्यादा रहेगी। फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंस बिकम थिनर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए लेंस थिन होती है, ठीक है, थिन चाहिए, पावर कम चाहिए, क्योंकि ज्यादा डाइवर्जिंग रेज नहीं आती, इसलिए फोकल लेंथ ज्यादा होती है। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का ऑपोजिट होती है, इसको 2 बार सुन लेना, ठीक है, वीडियो को रिवर्स करके। ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज अबाउट 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर तक, ठीक है, 4 डायोप्टर तक वो जो है अपनी फोकल लेंथ को, पावर को चेंज कर सकता है। 4 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि 1/4 फोकल लेंथ हो जाती है, ठीक है, इतना, ठीक है, 1/4 फोकल लेंथ हो जाती है, 1/4 मीटर। अगर आपको एग्जाम में आ जाए ना, देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो ह्यूमन आई है ना, अपने आप को कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर एडजस्ट कर सकती है। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, इसको जब आप चेंज करोगे ना तो ये आपका हो जाएगा, अब अगर आप इसको 1/4 मीटर को चेंज करते हो सेंटीमीटर में, बच्चों सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो ये हो जाएगा 100/4 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अपनी फोकल लेंथ को जो है, जो वो 25 सेंटीमीटर तक चेंज कर सकती है। और अगर पावर आप कहोगे तो 4 डायोप्टर, मतलब थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो आप इस लाइन को लर्न कर ले दोनों को, ठीक है, इन दोनों को आपको लर्न कर लेना है। इन शॉर्ट ये दोनों बातें अभी हमने की थी कि इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अंदर की तरफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लेंस जो है वो मोटा हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो वो थिक हो जाएगा, और फोकल लेंथ, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि वापस चली जाएंगी अपनी पोजीशन पे, रिलैक्स हो जाएंगी तो ये पतली हो जाएगी, ठीक है, अपनी पोजीशन पे वापस चली गई तो ये पतली हो गई, पतली हो जाएंगी तो फिर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये टॉपिक थोड़ा सा मैंने इलेबोरेटेड फॉर्म में समझा दिया है, बट आप इसको 1-2 बार सुनेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए। टू सी द ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, मतलब कंफर्टेबली और बिल्कुल सही दिखने के लिए यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस, आई लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम इजीली देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम उससे ज्यादा पास अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं ना आइलेंस के, तो देन वी फील स्ट्रेन, बहुत ज्यादा एक्सर्शन सा या फिर स्ट्रेन कहेंगे, अब प्रेशर सा पड़ता है आइलेंस पे, ठीक है। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन को लर्न कर लेंगे, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम वो डिस्टेंस द एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से विदाउट स्ट्रेन, ऐसा डिस्टेंस, ठीक है, आई लेंस से लेकर ऐसा डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है वो, ठीक है, तो वो जिसमें हम बहुत आराम से हमारी आंखें देख पाती है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई आराम से देख पाती है, जिसमें आंखों पर प्रेशर ना पड़े, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई, आई का नियर पॉइंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट जो होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर होता है। अब फारदेस्ट डिस्टेंस थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फार पॉइंट क्या होता है, द फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट, ठीक है, नियर पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है, नियर पॉइंट पढ़ लिया, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये नियर पॉइंट भी होता है जो अभी हमने ये लीस्ट डिस्टेंस वाली डेफिनेशन करी है। फार पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नॉर्मल ह्यूमन आई कहाँ तक, कितनी दूरी तक अच्छी तरीके से देख पाती है, ठीक है, हम स्काई तक भी देख पाते हैं, स्काई देख पा रहे हैं ना, तो हम, यानी कि फार पॉइंट जो है नॉर्मल ह्यूमन आई का वो इन्फिनिटी है, ठीक है, काफी दूरी तक चीजें हम देख पाते हैं। तो यू मे नोट दैट नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ये अच्छे से याद रख लेंगे, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक हमारी आईज सही से देख पाती है अगर हमारी आई लेंस यहाँ पर है, ठीक है, ये होता है नियर पॉइंट, और यहां से लेकर यहां तक इन्फिनिटी तक ये होता है फार पॉइंट। आ जाता है टॉपिक कैटरेक्ट, थोड़ा सा कैटरेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे जो आई डिफेक्ट होते हैं प्रॉपर हमारे में, जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब है, ये पढ़ेंगे। थोड़ा सा कैटरेक्ट पहले देख लेते हैं। कैटरेक्ट बच्चों हिंदी में होता है मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद। तो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, द क्रिस्टलाइन लेंस, यानी कि जो हमारी आई लेंस है ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज, बेसिकली ओल्ड एज पर बिकम्स मिल्की, या तो मिल्की मिल्की चेंज हो जाती है, ठीक है, कहीं कहीं ऐसे कोई पर्दा सा उसके ऊपर आ जाता है, धीरे धीरे वो सारे में फैल जाता है, आई के ऊपर इस तरीके से एक लेयर टाइप की यहाँ पर चढ़ जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, मिल्की और क्लाउडी बन जाती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड
कैटरेक्ट, ये कैटरेक्ट कहलाती है। दिस कॉज पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है। कभी कभी या तो कम दिखने लगेगा या बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन, दोबारा से हम देख पाएंगे बाय कैटरेक्ट सर्जरी। तो अगर आपका एग्जाम में आ जाए कि कैटरेक्ट का जो है ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज सर्जिकल। सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, कोई आई लेंस, कोई चश्मा, कोई स्पेक्टिकल्स कुछ नहीं लगेगा। ये आपको याद रखनी है बात, कैटरेक्ट की याद रख लेना। उसकी सबसे ज्यादा उसके वो देखेंगे कि वो किस तरीके से हम उसको क्योर कर पाते हैं कैटरेक्ट को। अब आ जाते हैं टॉपिक्स डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी कि क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी दृष्टि में, ठीक है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, वी विल लर्न अबाउट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया वन बाय वन, एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मायोपिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, दोनों बात। नेस का मतलब ये देख पाता है शॉर्ट का या नियर का, फार का नहीं देख पाएंगे। यानी कि अगर आपकी दूर की आंखें खराब है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम myopia, you are suffering from myopia. A person can see nearby objects clearly but distant objects appear blurred, दूर की चीजें नहीं दिख पाते, that means we are suffering from myopia. myopia का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस, ठीक है, नियर साइटेडनेस। इसमें बच्चों मायोपिया में प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है जो हमारी इमेज है ना वो रेटिना से काफी आगे बनने लग जाती है, देखो, ठीक है, वो रेटिना से काफी आगे बनने लग जाती है, ये हमारे में दिक्कत होती है। तो कॉज क्या है इसका, द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, या तो जन्म से ही आई बॉल जो है बच्चे की वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। ये तो लेंस अपना प्रॉपर काम कर रही है, ये तो भाई कॉन्वर्ज कर रही है, ठीक है। हो सकता है आई लेंस आई बॉल की जो साइज है वो बड़ा हो, ठीक है, या तो ये रीजन हो सकता है। या फिर कभी कभी बच्चों क्या हो जाता है कि ये तो आई बॉल का साइज तो ठीक है, साइज तो ठीक है, बट द लेंस इज टू पावरफुल, लेंस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि लाइट रेज आई और उसने उनको फटाफट कॉन्वर्ज कर दिया, इतनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा पावर है। तो दो रीजन है, रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती है, या तो आई बॉल ज्यादा बड़ी है या फिर लेंस की पावर बहुत ज्यादा है। अब इस केस में क्या होता है बच्चों, देखो आपको पता है मायोपिया दूर का नहीं देख पाता, मायोपिया वाला पर्सन दूर का नहीं देख पा रहा, दूर का नहीं देख पा रहा, तो हमें कुछ ऐसा कर देना है, मतलब दूर के को बोलते हैं फार पॉइंट, फार पॉइंट उसका जो है वो नॉर्मल नहीं है, यानी कि वो दूर की चीज नहीं देख पा रहा है। अब उसके फार पॉइंट को हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि उसका फार पॉइंट को यानी कि चीज को ऐसा कर देते हैं कि जो दूर की चीज है उसकी इमेज थोड़ी सी पास बन जाए, उसकी इमेज जो है थोड़ी सी पास बन जाए। तो पास बनेगा क्योंकि दूर का नहीं देख पा रहा है, पास का देख पा रहा है, तो वो थोड़ा सा पास बन जाएगी इमेज, तो वो देख पाएगी आईलेंस, ठीक है। डायरेक्ट लाइट ना कॉन्वर्ज होके हम क्या करते हैं, एक झूठी सी इमेज बना देते हैं उसकी यहाँ पर स्पेक्टिकल की मदद से, जिससे कि आईलेंस फिर उसको चीज को देख पाती है। ऐसा करने के लिए करेक्शन देख पाते हैं, ठीक है, ऐसा करने के लिए करेक्शन देख लेते हैं कि करेक्शन क्या आती है। अब ऐसा करने के लिए बच्चों क्या होगा, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो इतनी जल्दी से इमेज बन पा रही थी रेटिना से आगे, ये थोड़ा समय ले, थोड़ा टाइम ले, और ये जाकर यहाँ पर रेटिना पर जाकर बने। थोड़ा टाइम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसकी पावर को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब पावर तो हम आई लेंस की चेंज नहीं कर पाएंगे, पावर तो हम आई लेंस की चेंज नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे। अब आप कहोगे कि मैम कॉनकेव लेंस लगाने का क्या मतलब हो गया, देखो बच्चों कॉनकेव लेंस जो होती है वो डाइवर्जिंग होती है, डाइवर्जिंग होती है यानी कि रेज को थोड़ा सा बिखेर देती है, यानी कि थोड़ा सा डाइवर्ज कर देती है। अब ये जो रेज आ रही थी, ये जो रेज आ रही थी, इनको अगर मैंने थोड़ा और डाइवर्ज कर दिया, तो अब इनको ये वाली जो हमारी आई लेंस है, ये इसको जब दोबारा वापस ऐसे कॉन्वर्ज करने की कोशिश करेगी तो इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा। एक बार इस बात को फिर से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो लाइट रेज आ रही है ये फटाफट कॉन्वर्ज हो जा रही थी, फटाफट कॉन्वर्ज हो जा रही थी तो जल्दी इमेज बन जाती थी, और वो यहाँ पर नहीं बनती थी जहां रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि भाई ये रेज जो है जल्दी कॉन्वर्ज ना हो, जल्दी कॉन्वर्ज ना होने के लिए हमने यहाँ कॉनकेव लेंस लगा दिया, जिससे कि लाइट रेज थोड़ी सी और बिखर जाए और थोड़ी सी दूर दूर हो जाए। तो अब जो ये हमारी आई लेंस है ना, इसको जब ये कॉन्वर्ज करने की कोशिश करेगी तो इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, और थोड़ा ये जो डिले वाला टाइम है
ये जो डिले वाला टाइम है, इस टाइम में इमेज फिर दोबारा रेटिना पर बनेगी। ये था सिर्फ समझाने के लिए। अब आपको लर्न क्या क्या करना है, आपको मायोपिया पता होना चाहिए, कॉजेस पता होना चाहिए, करेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन सी लेंस यूज हो रही है, कॉनकेव लेंस यूज हो रही है, रीजन पता होना चाहिए, द कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग द इनकमिंग रेज, ठीक है, डाइवर्ज कर देती है यानी कि और बिखेर देती है आने वाली रेज को, दैट आर एंटरिंग इन द आई, सो दैट द आई लेंस फोकसेस द इमेज ऑन रेटिना, ठीक है, जो जिससे कि आई लेंस जो है इमेज का फोकस अब रेटिना पर करे, पहले से पहले ना करे। ये हो गया आपका नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाइपरमेट्रोपिया। इन हाइपरमेट्रोपिया वी कैन सी फार थिंग्स, हम दूर की चीजें देख पाते हैं, पास की नहीं देख पाते। अगर पास की नहीं देख पाते तो हमें कोई ऐसी इमेज बनानी पड़ेगी कि जो दूर बन जाए, क्योंकि दूर का देख पा रहे हैं तो हमें किसी भी पास की चीज की एक ऐसी इमेज बनानी पड़ेगी जो दूर बन जाए, ठीक है। दूर बन जाए तो अब आई को क्या लगेगा, आई को लगेगा कि दूर से लाइट आ रही है भाई, दूर से लाइट आ रही है, तो अब मैं इसकी इमेज सही सही बना देता हूँ क्योंकि मैं तो दूर का देख पा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना होता है, अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का क्लियरली देख पा रहे हैं, नियर बाय हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। कॉज क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट है, या तो आईबॉल शॉर्ट हो गई, ठीक है, आईबॉल शॉर्ट हो गई, भाई शॉर्ट है, इमेज कहीं दूर जाके बन पा रही है, नहीं बन पा रही जहां बननी चाहिए थी, या फिर इस आई लेंस की कॉन्वर्जिंग पावर लो है, ठीक है, पावर लो है, बहुत धीरे 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 जाके कॉन्वर्ज कर रही है, धीरे धीरे कॉन्वर्ज करेगी तो बहुत देर लगा देगी, बननी इमेज यहाँ चाहिए जाके यहाँ बन रही है। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगी, भाई ये बहुत धीरे धीरे कॉन्वर्ज कर रही है तो कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ा दो, कुछ ऐसा लगा दो जो जल्दी से आधा तो यही कॉन्वर्ज हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक लेंस लगा दी, हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ही लगा दी, आधा काम तो कॉन्वर्ज करने का इसने कर दिया, क्योंकि पास का नहीं देख पाते, पास की जो रेस ज्यादा बिखरी हुई होती है, आधा तो इसी ने कॉन्वर्ज कर दिया, बाकी रहा बचा इसने कॉन्वर्ज कर दिया, ठीक है, बाकी रहा बचा इसने कॉन्वर्ज कर दिया। तो यहाँ पर इस चश्मे का ये काम होता है कॉन्वेक्स लेंस का, कि कॉन्वेक्स लेंस जो है रेस को और कॉन्वर्ज कर देती है, और कॉन्वर्ज कर देती है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, इसके नियर पॉइंट को क्या कर दिया, और दूर कर दिया, पास की चीज नहीं देख पा रहे थे तो अब वो, उसको ऐसा लग रहा है कि दूर से लाइट रेज आ रही है, उसको क्या लग रहा है कि दूर से लाइट रेज आ रही है और दूर का तो मैं देख पाता हूँ, दूर की मैं देख पाती हूँ तो फिर मेरी इमेज ठीक बन जाएगी। बस लर्न क्या करना है, ये लर्न करना है, रीजन लर्न करने हैं, ठीक है, पावर से रिलेटेड भी रीजन याद करना है, एंड करेक्शन याद करना है। कॉन्वेक्स लेंस, क्यों कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है, द कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग द इनकमिंग रेज, ठीक है, जो इनकमिंग रेज है उनको पहले से पहले ही और ज्यादा अंदर को कर देती है, बाकी बचा हुआ काम आई लेंस कर देती है, तो आराम से समय से ये रेटिना पर इमेज बना पाते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया अ डिफेक्ट ऑफ विजन यूजुअली ऑकरिंग इन ओल्ड एज। सबसे दूसरी पहली बात है कि ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है, ओल्ड एज में होता है, और इन दिस ऑल्सो, इसमें भी पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, पर्सन जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, लाइक हाइपरमेट्रोपिया, लाइक हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की तरह, बट डिफरेंस है थोड़ा सा, अभी क्या डिफरेंस है वो बात करेंगे, ठीक है। तो प्रेसबायोपिया के बारे में इतना आपको याद कर लेना है। इन दिस पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कभी कभी डिस्टेंस भी नहीं दिख पाता है, बट बेसिकली जो ओल्ड एज में होता है और पास की चीज उनको दिखना बंद हो जाती है। कॉज याद रखेंगे, विद एज सीलियरी मसल्स वीकन, सीलियरी मसल जो है वीक हो जाती है, तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो थिक नहीं हो पाती, ठीक है, थिक नहीं हो पाती तो द फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं हो पाती, और नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते, ठीक है, ज्यादा देख नहीं पाते। अब इसका क्या मतलब है, अगर थिक नहीं होंगी, ठीक नहीं होगी तो फोकल लेंथ कम नहीं होगी, फोकल लेंथ अगर कम नहीं होगी तो पावर ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि फोकल लेंथ का ऑपोजिट क्या होता है, पावर। अगर फोकल लेंथ ज्यादा किसी चीज की कम होगी तभी तो पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी, और नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए हमने बात की थी हमें पावर ज्यादा चाहिए लेंस की, हमें पावर ज्यादा चाहिए, हमें मोटी लेंस चाहिए, ठीक है, तो पावर इसलिए ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि लेंस यहाँ थिक नहीं हो पाती है, सीलियरी मसल्स अपना काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो करेक्शन देख लेंगे, ठीक है, करेक्शन जो है इसमें आप कॉन्वेक्स लेंस भी यूज कर सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है बायफोकल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो दोनों बायफोकल लेंसेज कौन सी होती है जिसमें कॉन्वेक्स पार्ट भी होता है
और कॉनकेव पार्ट भी होता है, दूर का दिखने के लिए और पास का दिखने के लिए। तो पेपर में आ जाए तो दोनों एग्जाम्पल, ये भी आ सकता है पेपर में और बायफोकल भी आ सकता है, बायफोकल ज्यादा बार आता है। की डिफरेंस देख लीजिए हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में, ये डिफेक्ट बाय द स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है, या फिर लेंस की या फिर स्ट्रक्चर से, ठीक है, और ये सीलियरी मसल्स की वजह से होती है, ठीक है। प्रेसबायोपिया ओल्ड एज में होता है सीलियरी मसल्स की वजह से, और यहाँ पर आई लेंस की कमी हो सकती है या आई बॉल की दिक्कत हो सकती है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे, इसमें ये चीजें बॉक्स में थी एनसीईआरटी में, कभी कभी बॉक्स की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। क्या क्या आ जाती है कि अगर किसी का आई ट्रांसप्लांट करना है तो आई मस्ट बी रिमूव विद इन 4 to 6 आवर्स, ये याद करेंगे, ठीक है। और रिमूवल का काम 10 से 15 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है। पर्सन्स हु वर इन्फेक्टेड विद और डाइड बिकॉज ऑफ दीज इलनेस, ठीक है, इलनेस इनकी वजह से वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन डोनेट नहीं कर सकता वो देख लीजिएगा आप, और बाकी डायबिटीज वगैरह वाले सब कर सकते हैं। ये चीजें जो टेटनस है किसी को, हेपेटाइटिस बी, एड्स, रेबीज, ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डोनेट। और 1 पेयर ऑफ आई गिव्स विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल, ठीक है। 4 कॉर्नियल ब्लाइंड मतलब कॉर्निया से रिलेटेड कोई इलनेस होती है, जो ब्लाइंड होते हैं, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस उनको बोलते हैं। उसमें एक पेयर जो है वो 4 पीपल को जो है मतलब दृष्टि देने में या विजन देने में, ठीक है, कामयाब हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म या फिर प्रिज्म। मतलब ग्लास प्रिज्म में से अगर लाइट को पास कराया जाए तो क्या क्या होता है। प्रिज्म देखिए बच्चों क्या होता है, देखिए ये होता है प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म। इसमें 2 तो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर बेसिस नीचे, और ये इधर और यहाँ साइड में और इधर साइड में 3 होते हैं रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। इसका आपको ध्यान रखेंगे, ये होता है प्रिज्म। अब एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मतलब इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रिज्म से अगर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो आप स्टेप वाइज बताइए क्या क्या होगा। अदरवाइज इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा सा अब हम पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स द प्रिज्म फ्रॉम एयर, देखिए एयर से, ठीक है, एयर रेयर मीडियम हो गया, एयर से प्रिज्म में जब लाइट गई, ठीक है, लाइट की रे यहाँ पर स्ट्राइक की, तो ये इन्होंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे नॉर्मल। तो ये क्या होगी, क्योंकि रेयरर मीडियम से इट इज गोइंग इन अ डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए ये रहा नॉर्मल, ठीक है, तो ये नॉर्मल सीधी नहीं गई, ठीक है, सीधी नहीं गई और इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई। इनसाइड द प्रिज्म इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सिमिलर है, अंदर का मटेरियल तो सेम है, तो इनसाइड द प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर जो है, तो यहाँ पर ये कैसे गई बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन में गई। और जब ये बाहर निकली तो इस बार ये डेंसर से रेयरर मीडियम में आई, इसका नॉर्मल ये रहा, ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। यहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल गई देखिए, ठीक है, और यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। ये पूरा का पूरा तरीका होता है प्रिज्म में अगर लाइट जाती है तो किस तरीके से बाहर आती है। अब इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन a ray of light enters the prism from air, it bends towards the normal of the prism, ठीक है, प्रिज्म के अंदर ये नॉर्मल की तरफ बेंड करता है बिकॉज ग्लास इज डेंसर देन एयर। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट द एयर ग्लास सरफेस, ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन इधर हो गया एयर ग्लास सरफेस पे। इनसाइड द प्रिज्म द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी बात हो गई। when the ray emerges out from the prism into the air, जब ये प्रिज्म से एयर में बाहर इमर्ज हुई मतलब निकल कर आई, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो गई, ठीक है, दूर की तरफ बेंड हो गई बिकॉज एयर इज रेयरर देन ग्लास, ठीक है, क्योंकि रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल चीजें जाती है। दिस इज द सेकेंड रिफ्रैक्शन एट ग्लास एयर सरफेस, ठीक है, ग्लास से एयर में जा रही है तो ये सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ। The emergent ray is not parallel to the incident ray but is deviated। अब ये क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर, जो इमर्जेंट रे होगी मतलब ये जो रे है ये इस रे के, ठीक है, जो पहले जा रही थी रे इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होगी बल्कि थोड़ी डेविएटेड होगी। डेविएटेड मतलब पाथ से अलग हटकर होगी, ऐसे पैरेलल ऐसे नहीं चली गई, ठीक है, पैरेलल नहीं गई, ये डेविएट हो गई, अपने रास्ते से डेविएट हुई है, ध्यान रखना, अपने रास्ते से डेविएट हुई है। ये इसको ऐसे जाना था, ठीक है, इसको दोबारा से इरेज करके थोड़ा सा बताती हूँ। इसको इस तरीके से जाना था, इंसिडेंट है, इधर से इस तरीके से इसको मूव करना था, बट
इट हैज मूव्ड इन दिस वे, लेकिन इस वे में वो मूव हो गई है, दैट मीन्स ये थोड़ा सा अपनी पाथ से डेविएट हो गई है, अपनी पाथ से डेविएट हो गई है। अब कितने एंगल से डेविएट हुई है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये बात आ जाएगी, आपको यहाँ पर लिखनी है ये डेफिनेशन एंगल ऑफ डेविएशन की। अगर आ जाता है कि भाई आप बताइए फर्स्ट पॉइंट पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकंड पोर्शन में, सेकंड लेयर पर कैसे रिफ्रैक्शन होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रीजंस भी आपको यहाँ से पता चल गए। तो ये आप प्रिज्म के बारे में जो आएगा तो आपको बस इतना उसमें मेंशन करके आ जाना है, अदरवाइज दे विल आस्क व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन व्हिच इज गिवन हियर। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट आते हैं, चलो अब नेक्स्ट आता है बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन की। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल, ये हमारी बात हो गई है अभी, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल से वो आ रही है उसके अकॉर्डिंग डेविएशन जो है चलेगा। नेक्स्ट एंगल्स ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के एंगल्स, ठीक है, किस एंगल्स पे ये ठीक है, कितना पतला सा प्रिज्म है, ठीक है, चौड़ा सा प्रिज्म है, इस तरीके से थोड़ा आ जाएगा। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, किस मटेरियल का वो प्रिज्म बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी बात हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द कलर्स ऑफ द लाइट। यानी कि ये जो आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है बच्चों, सभी को पता है जो व्हाइट लाइट होती है वो मिक्सचर होता है 7 कलर्स का, ठीक है। और उन 7 कलर्स की सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेविएशन होगा। स्मॉलर वेवलेंथ लाइक वॉयलेट बेंड्स मोर, ज्यादा बेंड होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, ज्यादा बेंड होगी। जो और दूसरे कलर हैं, ठीक है, और जो दूसरे कलर हैं, ठीक है, लाइक रेड हो गया, ठीक है, रेड हो गया, येलो हो गया, ये थोड़े कम डेविएट करते हैं, ठीक है। तो जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी वो उतना ही ज्यादा डेविएट होगा, उतना ही ज्यादा डेविएट होगा। इस बात को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, कम वेवलेंथ वाला ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बनाता है। इस बात को अभी आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तब आपको। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अब पढ़ेंगे व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन, मतलब सनलाइट का डिस्पर्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। दैट मीन्स अगर व्हाइट लाइट को, सनलाइट को, इनको ग्लास प्रिज्म से अगर हम करते हैं पास, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट डिस्पर्शन इज। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिस्पर्शन क्या होता है व्हाइट लाइट का। तो द फिनोमिना, इसको द कर लीजिएगा, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का जब स्प्लिट हो जाता है, देखिए जब भी ये ग्लास प्रिज्म में से पास होगी तो ये स्प्लिट हो जाती है, बिकॉज व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट जो है बच्चों वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है। और जैसे ही यहाँ पर ये एज पर जाकर रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, रिफ्रैक्ट होती है अंदर, तो जब ये इमर्ज होके बाहर निकलती है तो ये 7 कलर्स में बाहर निकलती है, ठीक है बच्चों। तो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, अब ग्लास प्रिज्म में से देख लें व्हाइट लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट लाइक सनलाइट passes थ्रू ग्लास प्रिज्म, जब ये ग्लास प्रिज्म से पास होगी इट बेंड्स टुवर्ड्स, ये तो पता है ये रिफ्लेक्ट 2 बार होगी, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, एट एयर ग्लास बाउंड्री एंड द सेकंड वन इज ग्लास एयर बाउंड्री, ठीक है। तो ग्लास एयर बाउंड्री इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म। अब डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट, अब अलग अलग कलर जो है अलग अलग अमाउंट से बेंड होते हैं, दैट मीन्स उनका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग होता है। देखिए सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन इस कलर का, देन इसका, देन एंगल ऑफ डेविएशन इसका, फिर इसका, फिर इसका एंड देन इसका, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन कम होता रहता है। कौन से कलर ज्यादा डेविएट करते हैं, वॉयलेट, ब्लू, ठीक है, ये वाले कलर ज्यादा वॉयलेट करते हैं, क्यों, इनकी स्मॉलर वेवलेंथ होती है, इनकी स्मॉलर वेवलेंथ होती है। ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इज वॉयलेट, इट बेंड्स द मोस्ट, रेड बेंड्स द लीस्ट बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन मोर होगा देन रेड, ठीक है, इसका एंगल ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कंपोनेंट्स, ये आपको याद रखना है, वायलेट, इंडिगो, ये सब विबग्योर से आप याद रखेंगे, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसमें आपका जो बॉटम पे होगा सबसे नीचे और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन प्लस स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है,
स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो अपोजिट है, स्मॉल वाला ज्यादा मोर डेविएट करेगा, ठीक है, मोर डेविएट करेगा, ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको टॉपिक करा देती हूँ, बहुत विद इन सेकेंड्स का है, कि अगर एक सिंपल प्रिज्म है, मतलब इस तरीके से रखा है, और एक इन्वर्टेड रखा है, जब लाइट पास होती है तो क्या होता है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अभी स्पेक्ट्रम देखते हैं व्हाइट लाइट का क्या होगा, लेकिन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब अगर एक प्रिज्म से जाने के बाद दूसरे से जाए वापस तो क्या होगा, तो ये दोबारा याद रखना, दोबारा व्हाइट लाइट बन जाएगी, स्क्रीन पर दोबारा व्हाइट लाइट बनकर आ जाएगी। नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ये जो भी 7 कलर्स निकले हैं ना बच्चे, जो 7 कलर्स अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो भी 7 कलर्स हमने पढ़े हैं वो होते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अभी जो हमने प्रिज्म वाला पढ़ा था उसमें जो 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, ये जो 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन निकला दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो थोड़ा सा आप समझाइए। तो रेनबो कैसे बनता है उसको जल्दी से तैयार कर लेते हैं, एज इट इज आपको एग्जाम के लिए लर्न करना है, अगर आपके एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि विद इन रेन ड्रॉप क्या प्रोसेस होता है, तो ऐसे ऐसे बीच में से भी क्वेश्चन आ जाएंगे जो हम सारा पढ़ेंगे। A rainbow is formed when sunlight passes through water droplet. जब सनलाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि ये वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पर गिवन है, जब इसमें से पास होगी सनलाइट तो क्या होगा, ईच, ठीक है, थ्रू वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर, ईच रेन ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म। बहुत सारी ड्रॉप्स है, बहुत सारी ड्रॉप्स है, ठीक है, सभी ड्रॉप्स में से, ठीक है, सेम काम होगा, और हर ड्रॉप जो है एक टाइनी प्रिज्म का काम करती है। कैसे काम करती है, एक टाइनी प्रिज्म का काम करती है। प्रोसेस क्या होता है, देखो प्रोसेस में सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका रिफ्रैक्शन, इस पॉइंट पर जब ये मीट कर रही है यहाँ पर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर बच्चों डिस्पर्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्पर्शन मतलब ये हल्का हल्का सा जो है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है अंदर, ठीक है, व्हाइट लाइट में, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक होना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। अब अंदर क्या होता है रेन ड्रॉप के, आप अंदर का स्पेशली याद रखेंगे, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं याद रखेंगे, यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, हेयर, बट अंदर जो रेन ड्रॉप की होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर पहले टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, आफ्टर देन ये यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेगी, उसके बाद फिर से यहाँ आने के बाद रिफ्रैक्शन अगेन, एंड देन इट रीचेज आवर आईज। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में अंदर पूछते हैं रेन ड्रॉप के क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रेनबो का पूरा फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में करा दिया, इतना ही शॉर्ट में आपको एग्जाम में लिख के आना है, कोई वहां पे कहानी नहीं बना के आनी है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज आपने सब कुछ लिख दिया कहाँ पे किस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप डायग्राम में भी मेंशन करके आ सकते हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे रिफ्रैक्शन, यहाँ पर आप लिख देंगे तो यहाँ पर आप डिस्पर्शन लिख देंगे, उसके बाद अंदर लिख देंगे इनसाइड द रेन ड्रॉप, इनसाइड द रेन ड्रॉप आप लिख देंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और यहाँ बाहर फिर से आप रिफ्रैक्शन मार्क करके आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपना डायग्राम के थ्रू भी समझा के आ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक, मतलब उससे ही रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे बच्चों ग्लास प्रिज्म से अभी हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन होता है, इन द सिमिलर वे एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ एयर, ठीक है, एयर की अलग अलग लेयर्स से बना हुआ होता है हमारा एटमॉस्फेयर। अलग अलग लेयर्स का मतलब क्या है, अलग अलग गैसेस की लेयर्स से बना होता है, और उन गैसेस की सबकी अलग अलग डेंसिटीज भी होती है, मतलब उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था कि भाई रेयरर से डेंसर में आएगी तो अवे फ्रॉम द, रेयरर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सब पढ़ा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में चैप्टर रिफ्लेक्शन में। तो बस यहाँ पर भी आप वही समझिए कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है, कोई रेयर है कोई डेंसर है, ठीक है, फिर से कोई रेयरर आ गई फिर डेंसर आ गई, तो अलग अलग डेंसिटीज की जो लेयर हैं उनका सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो इस वजह से वहां पर भी अलग अलग तरीके से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता रहता है। अब आपको अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो आपको देखिए बच्चों क्या लिख के आना है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ लेयर ऑफ एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज, हैंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, व्हेन लाइट फ्रॉम द स्टार और एनी अदर ऑब्जेक्ट,
स्टार से या फिर अलग किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट पास होती है थ्रू दीज लेयर्स, मतलब इन लेयर्स में से जब लाइट पास होगी देन इट बेंड्स ग्रेजुअली, तो वो बेंड हो जाएगी, ठीक है, वो बेंड हो जाएगी। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर बुक जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लव्ड वन ऑफ सीबीएसई इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। ये या सिंपल आ जाएगा व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स जो है ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द अर्थ एटमोस्फेयर हैज लेयर्स ऑफ एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज, जो अर्थ का एटमोस्फेयर है उसमें अलग अलग डेंसिटीज की लेयर्स हैं, ठीक है, एयर की। स्टार लाइट बेंड्स या फिर रिफ्रेक्ट्स कंटिन्यूअसली व्हाइल पासिंग थ्रू देम, जब इन लेयर में से स्टार की लाइट पास होती है, ठीक है, स्टार की लाइट पास होती है तो वो कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है, यहाँ पर तो ये सेम आ गया इस तरीके से, कंटिन्यूअसली ये रिफ्रैक्ट होती रहती है, कहीं कम हो रही है रिफ्रैक्ट, कहीं ज्यादा हो रही है रिफ्रैक्ट, कहीं ज्यादा अमाउंट में बाहर आ रही है, कहीं कम अमाउंट में बाहर आ रही है। तो सिंस दीज लेयर कीप्स चेंजिंग, क्योंकि ये जो लेयर्स हैं दे कीप चेंजिंग, द लाइट एंटरिंग इन आर आल्सो चेंजेस, भाई जो ये लेयर चेंज होती रहती है, मूवेबल एटमॉस्फेयर में से तो एयर, ये तो है नहीं कि बिल्कुल एक जगह स्टिल है, तो जैसे जैसे ये लेयर चेंज होती है उस तरीके से जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो भी चेंज होता रहता है हमारी आईज में जब वो फॉल करता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिख के आएंगे कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग डेंसिटीज की लेयर से बना हुआ है। जब स्टारलाइट आती है तो बेंड करती है कंटिन्यूअसली व्हाइल पासिंग थ्रू देम, सिंस दीज लेयर कीप चेंजिंग, क्योंकि ये लेयर चेंज होती रहती है तो द लाइट एंटरिंग अवर आईज, हमारे आईज में जो लाइट एंटर करती है वो भी चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो देयरफॉर स्टार कैसा अपीयर होता है, स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये टॉपिक आ गया तो पहले मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, बाकी प्लैनेट का भी बता देती हूँ, चलो फिर जब आएगा तो फिर फटाफट पढ़ लेंगे। प्लैनेट जो है वो बेटा क्या होता है, बहुत पास है एटमॉस्फेयर के, ठीक है, बहुत पास रहता है, तो ये लार्ज सोर्स की तरह दिखाई देता है। अब लार्ज सोर्स की तरह से जब बहुत सारी लाइट निकलेगी, ठीक है, स्टार दूर होता है, तो जब स्टार एक बीम की तरह आती है, बीम की तरह उसकी लाइट आती है, तो कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। बट प्लैनेट जो है बहुत पास है एटमॉस्फेयर के, ठीक है, तो क्या करते हैं, दूर नहीं है ज्यादा, तो इसमें से जो अलग अलग जो लाइट्स आती हैं तो वो कहीं कम हो रही है कहीं ज्यादा, कभी कम हो रही है कहीं ज्यादा, तो ये सारी क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया में लाइट फॉल होती है तो सारा इफेक्ट जो है सेम सा हो जाता है, ट्विंकल नजर नहीं आता है। एक जो बीम होती है उसका उसका असर पड़ेगा, देखिए आप पतली सी कोई लाइट है, वो कभी तो उस रुक जा रही है लाइट आना, कभी फिर आ रही है, कभी रुक जा रही है कभी आ रही है, तो ये ट्विंकलिंग दिखाई देगी। लेकिन बहुत सारी लाइट पड़ रही है तो वो तो चाहे यहाँ पर थोड़ी कम भी हो जाए तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर कम हो गई यहाँ ज्यादा है, तो ये पूरा जो है ब्राइट ही दिखता रहता है, ट्विंकल नहीं करता। ये थोड़ा सा लिखेंगे कैसे, हाउ यू विल राइट, वी विल नो इट लेटर ऑन। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। स्टार जो है अपनी जगह से थोड़े हाइयर दिखाई देते हैं, ठीक है, क्यों दिखाई देते हैं, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टार जो है वो लिटिल बिट हाइयर दिखाई देते हैं इन द स्काई, बट वो होते नहीं है उतना हाई। व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, रीजन क्या है, व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, जब स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, क्या करती है, एंटर करती है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। क्यों बेंड करती है नॉर्मल की तरफ, भाई यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है बट यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर डेंसर है, ठीक है, यहाँ पर डेंसर है, ध्यान रखेंगे, गाढ़ा है, ठीक है, गाढ़ा है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। अब जैसे जैसे मतलब सिंपल है, यहाँ पर एक स्टार बना देती हूँ और यहाँ से लाइट ले आती हूँ, यहाँ नॉर्मल बना देती हूँ और यहाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल इसको बेंड कर दिया। अब जब हमने यहाँ से आई से परसीव किया, हमने यहाँ से देखा तो आई को ये नहीं समझ में आता कि इतना डिजाइन बना के लाइट आ रही होगी, पहले ऐसे आ रही होगी, फिर लाइट को तो ये सीधी लाइन को ड्रॉ करना है और उसको दिख जाता है कि भाई स्टार तो यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो उसको वो हाइयर दिखाई देता है। अब इसको हाउ यू विल राइट, व्हेन द स्टार लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, सिंस एयर इज डेंसर, क्योंकि एयर जो है डेंसर होती है, ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए ऊपर बिल्कुल हाइयर पे नहीं होता एटमॉस्फेयर, उससे थोड़ा नीचे लेयर होती है।
आवर आईज ट्रेस इट बैक, हमारी जो आईज है वो ट्रेस करती है, ट्रेस इट बैक इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड सो द स्टार लुक स्लाइटली हायर, इसलिए स्टार जो है वो स्लाइटली हायर हमें प्रिटेंड होते हैं कि भाई स्टार जो है थोड़ा सा ऊपर है देन देयर एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में। दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है एडवांस सनलाइट एंड डिलेड, हमारी जो सनलाइट है वो ध्यान रखना सनराइज और जो सनसेट है, सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है और जो सनसेट है 2 मिनट बाद तक होता है, ध्यान रखना। तो इसका रीजन क्या है, रीजन भी सेम है कि देखिए जब होराइजन के पास, होराइजन क्या होता है, जैसे शाम के समय आपको लगता है ना कि एक ही लाइन है जहाँ पे सन ऐसे डूब रहा है, सुबह के टाइम सन इधर से इस लाइन से ऊपर उभर कर आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्षितिज भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जब यहाँ से लाइट आती है, ठीक है, जब इस तरीके से लाइट आएगी, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये जो लाइट है हमारा जो ऑब्जर्वर है यानी कि हमारी जो आंख है इसको सीधा दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से सीधा दिखाई देगी। तो जब सन निकल रहा है, ठीक है, तो हमें थोड़ी जल्दी दिखाई देने लगता है, ठीक है, जल्दी दिखाई देने लगता है, निकलने से पहले दिखाई देने लग गया। और जब ये छिप रहा है सन, ठीक है, जब सन सेट हो रहा है तो सेट होने के टाइम पे भी ये हमें कुछ देर तक दिखता रहता है, इसी रीजन की वजह से। तो इसलिए हमारे डे में कितना 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है एक्चुअल डे में, ठीक है, 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है एक्चुअल डे में। तो व्हेन द सन इज जस्ट बिलो द होराइजन, निकलते और छुपते समय जब वो होराइजन के बिलो होता है, इट लाइट्स बेंड्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ, लाइट बेंड हुई, ठीक है, मेकिंग अस टू सी इट अर्लियर देन इट इज एक्चुअली राइजेस, मतलब हमें उगने से पहले वो जो है अर्लियर दिखाई देने लगता है। सिमिलरली आफ्टर इट सेट्स, सेट होने के बाद भी इट्स रेज स्टिल बेंड, उसकी जो रेज है स्टिल बेंड करती है, रीचेज आवर आईज, सो वी सी इट अबाउट 2 मिनट्स लॉन्गर, और हम 2 मिनट देर तक भी उसको सन को देखते रहते हैं। द डे बिकम्स 4 मिनट्स लॉन्गर देन इन टोटल। ये आपको इस तरीके से एग्जाम में लिख के आ जाना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये अभी समझा दिया है। प्लैनेट्स जो हैं आर मच क्लोजर टू अर्थ, बहुत ज्यादा क्लोज हैं अर्थ के। दे अपीयर्स टू बी एक्सटेंडेड सोर्स, यानी कि वो बड़े सोर्स दिखाई देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, ठीक है, तो बड़े सोर्स हैं। तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट कैंसिल ईच अदर, मतलब कहीं से कम आ रही है कहीं से ज्यादा आ रही है, तो अलग अलग जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है उसका इफेक्ट। तो इसलिए हमें क्या लगता है कि जो हमारे टोटल अमाउंट एंटरिंग आवर आईज डज नॉट चेंज, ठीक है, कहीं से कम आ रही है कहीं से ज्यादा आ रही है, कहीं से कम आ रही है ज्यादा आ रही है, कम आ रही है ज्यादा आ रही है, तो टोटल जो है एक जैसी सी लगती है। स्टार्स बहुत दूर है, वो सिंगल लाइट की तरह आता है, तो जो अगर कम हुई तो फिर कम आ जाएगी, ज्यादा हुई तो फिर कहीं से ज्यादा आ जाएगी, तो ये ट्विंकल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई प्लैनेट शाइन स्टेडीली, लगातार शाइन करते रहते हैं, स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है एग्जाम में, शॉर्ट में भी आपको दे दिया है, जैसे भी आपको समझ में आए, अच्छे से लर्न करने में आपको ईजी हो। मार्क्स के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, 1 का आ गया तो इतना, 2 का आ गया तो थोड़ा अच्छी तरीके से, 1 का तो आएगा ही नहीं, एमसीक्यूज चलते हैं, बट हाँ 1 आपके जैसे मान लिया 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 1 1 का जो पार्ट करके आ जाता है उस तरीके में आप ये लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो बच्चों अभी हमने डिस्पर्शन पढ़ा था, डिस्पर्शन होता है जब लाइट आती है प्रिज्म से, ठीक है, तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, ये तो हो गया आपका डिस्पर्शन। स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें कहीं 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 डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ है, या फिर कोई ग्लास है, ग्लास में कुछ कोलॉइड पार्टिकल्स है, कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स मिला दिए या फिर हमने चॉक पाउडर मिला दिया, तो जब लाइट इनसे पास होती है ना बच्चों तो स्कैटर हो जाती है चारों डायरेक्शन में, ठीक है, सारी डायरेक्शन में, यहाँ से लाइट आई तो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर हो जाती है इन ऑल द डायरेक्शन, बिखर जाना, ठीक है, और इसमें 7 कलर्स में टूट जाना, डिस्पर्शन इज इन ब्रेकिंग इनटू 7 कलर्स, और स्कैटरिंग होती है चारों तरफ बिखर जाना लाइट का, ये होती है स्कैटरिंग। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट strikes very small particles like dust, water droplet, gas molecules, etc. that are much smaller than the wavelength of light, जो लाइट की खुद की वेवलेंथ से बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। द पार्टिकल स्प्रेड द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, पार्टिकल जो है लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई।
इसको आप, ठीक है, कोई से को भी लर्न कर सकते हैं, एनीवन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो टिंडल इफेक्ट को आप याद करेंगे, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड और वेरी वेरी फाइन सस्पेंशन पार्टिकल्स, लाइक जो आपका अभी मैंने बताया था चौक या फिर सैंड आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से जो स्कैटरिंग होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग होने की वजह से हमें लाइट की पाथ विजिबल होती है, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए क्या है, जैसे बहुत सारे आप घने पेड़ है, ठीक है, घने पेड़ है, उसमें कहीं से दूर से एक बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई देती है, जिसमें छोटे 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 डस्ट के पार्टिकल्स भी, या फिर एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे सारे में अंधेरा है और यहाँ कोई होल है और यहाँ से सनलाइट आई, तो ये जो बीम ऑफ लाइट हमें ऐसे दिखाई देती है, इसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स हमें डस्ट के दिखाई देते हैं। इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट की अगर डेफिनेशन आ जाएगी तो आपको लिखना है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड और वेरी फाइन सस्पेंशन पार्टिकल्स, मतलब एयर में छोटे 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 सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, विच मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, जो हमें लाइट की जो पाथ होती है उसको विजिबल बनाते हैं कि हाँ भाई इस पाथ से लाइट आ रही है, ठीक है, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज सीन कहाँ कहाँ? एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जब सनलाइट एंटर करती है, ठीक है, स्मोक फिल्ड रूम में थ्रू स्मॉल होल, तो कौन सा इफेक्ट होता है? टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। इसी तरीके से डार्क फॉरेस्ट में से अगर आपको बीम दिखाई दे रही है सनलाइट की, वो भी किसकी वजह से? टिंडल इफेक्ट की। एक आधे नंबर में कभी कभी आ जाता है। अब ब्लू कलर ऑफ द स्काई किस लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये डिस्पर्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, स्कैटरिंग से डिस्पर्शन से रिलेटेड, ठीक है, आप मान सकते हैं इसको। डिस्पर्शन से मेनली मानेंगे सनलाइट इज मेड अप ऑफ मैनी कलर, सनलाइट जो है बहुत सारे कलर्स की होती है। ब्लू कलर क्यों होता है? एयर मोलिक्यूल्स स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, स्कैटरिंग से आ जाएगा, ठीक है। बाकी डिस्पर्शन और स्कैटरिंग दोनों चलता है इसमें, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है सनलाइट वो 7 कलर से मिक्स होती है, ठीक है। अब 7 कलर में कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर हो रहा है, कौन सा कलर कम स्कैटर हो रहा है, वो बात कर रहे हैं। तो एयर मोलिक्यूल जो है वो स्कैटर करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ को, ध्यान रखना, एयर मोलिक्यूल ज्यादा स्कैटर करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ को। और शॉर्टर वेवलेंथ हमने किसकी पढ़ी थी? ब्लू और वायलेट की। किसकी पढ़ी थी? ब्लू और वायलेट की। तो ये क्या करते हैं, जब भी सनलाइट आती है, ठीक है, आसमान में सनलाइट आती है स्काई में, तो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, क्योंकि ब्लू की जो है और वॉयलेट की जो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होती है। और हमारी आईज जो है ब्लू कलर को ज्यादा सेंसिटिव है, हमारी आईज ब्लू कलर को ज्यादा महसूस कर पाती है, इसलिए हमें स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। तो इसका रीजन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू देन वॉयलेट, सो स्काई लुक्स ब्लू, ठीक है, स्काई जो है ब्लू होता है। अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो फिर जो हमारा स्काई है वो हमें कैसा दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल इज ऑलवेज रेड इन कलर। डेंजर सिग्नल को ज्यादातर रेड कलर में क्यों होते हैं? देखिए जब हमने पढ़ा था ब्लू को, हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट पढ़ा था, बहुत जल्दी स्कैटर हो जाएगा। रेड को हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो स्कैटर नहीं होगा, बहुत कम स्कैटर होगा, और जो चीज बहुत कम स्कैटर होती है वो दूर तक जा पाती है। तो डेंजर सिग्नल रेड होता है, जिससे कि वो हमें दूर से ही विजिबल हो जाए, अगर वहीं आसपास स्कैटर होके रह गया तो बीम हमारे पास तक नहीं आ पाएगी, ठीक है। द रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, सबसे कम स्कैटर होता है फॉग वगैरह में, देयरफॉर वो दूर से भी दिखाई दे जाता है, दैट इज व्हाई डेंजर सिग्नल इज रेड। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को अगर इंग्लिश में, बाकी सीबीएसई के बच्चे प्रॉपर लिख के आ जाते हैं, बट इन एनी केस कोई हमारा बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा नहीं लिख पाता है इंग्लिश में और आंसर आपको पता है, मिक्स करके लिखिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दीजिए बट लीव नहीं करना है, डोंट लीव एनी आंसर। इंग्लिश प्रॉपर नहीं बना पा रहे हो बट लिख के आना है आपको, प्रॉपर लिख के आना है, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके लिख दो, हिंदी में भी लिख दो, एटलीस्ट एक से नहीं तो आधा तो मार्क्स मिलेगा, पर छोड़ने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम एटलीस्ट पूरा का पूरा करके आना है। स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप अच्छे से लर्न कर लेंगे।
सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। इसको आपको एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब थोड़े से हम कर लेते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स। अब ये लास्ट पोर्शन आपका चला है जो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराना चाह रही थी। ये कुछ न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही वो प्रॉपर वाले न्यूमेरिकल आते हैं, तो छोटे से न्यूमेरिकल है, जो प्रॉपर न्यूमेरिकल आते हैं उसके लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताने वाली हूँ। Question number 1. A person suffering from eye defect uses lenses of power -1D. एक पर्सन है जो आई डिफेक्ट से सफर कर रहा है और कौन सी लेंस यूज कर रहा है, कितनी पावर की, -1D। ठीक है, -1 डायोप्ट्री। ठीक है, नेम द डिफेक्ट इट इज सफरिंग एंड नेचर ऑफ द लेंस। सबसे पहली बात, इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इफ पावर इज नेगेटिव, पावर नेगेटिव है तो लेंस होगी यूज कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस किस में यूज होती है, मायोपिया। बस हो गया याद, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो गया। पावर पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस होगी और हाइपरमेट्रोपिया होगा। ये क्वेश्चन हो गया तैयार। ठीक है, इसको अभी के अभी लर्न कर लेना है। पावर नेगेटिव आते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव है मायोपिया। पावर पॉजिटिव आते हैं कॉन्वेक्स लेंस और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इसको मैंने जल्दी में लिखा है। ठीक है, इसको आप लिख लेना, ये रहा हाइपरमेट्रोपिया। ये होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ओनली व्हेन लाइंग बिटवीन डिस्टेंसेस 50 सेंटीमीटर टू 300। एक पर्सन है जो 50 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक देख पाता है। ठीक है, इतना में देख पाता है, ना तो इससे कम वाले डिस्टेंस पर देख पाएगा, ना इससे ज्यादा वाले डिस्टेंस पर देख पाएगा। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, इससे कम वाले डिस्टेंस पर भी नहीं देख पा रहा है। अब देखिए, जो दूर का देख पाते हैं, जो दूर तक का देख पाते हैं, ठीक है, बहुत दूर तक का, इंफिनिटी तक, और पास का नहीं देख पाते हैं, ठीक है, और पास का नहीं देख पाते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, हमने पढ़ा था, उनको होता है हाइपरमेट्रोपिया। और जो पास का देख पाते हैं बट दूर का नहीं देख पाते, उनको क्या होता है, मायोपिया। जो नियर साइटेडनेस होता है ना, मायोपिया, मायोपिया मतलब पास का आप देख पा रहे हो, ठीक है, दूर का नहीं देख पा रहे हो, तो मायोपिया। अब ये बंदा जो इससे दूर का नहीं देख पा रहा है, ये बंदा इससे दूर का नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब इसको मायोपिया भी है। क्या है, इसको मायोपिया है। ठीक है भाई, दूर का नहीं देख पा रहा, इंफिनिटी तक का नहीं देख पा रहा। ठीक है, मायोपिया वाला क्या कर पाता था, पास वाला देख सकता है ना, मायोपिया वाला। अगर किसी बंदे को मायोपिया तो पास का देख पाएगा, दूर का नहीं देख पा रहा। ये बंदा दूर का नहीं देख पा रहा, तो ये मायोपिया है। इसमें उल्टा है, ये बंदा पास का नहीं देख पा रहा है, तो जो बंदा पास का नहीं देख पाता है उसको क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। जो पास का नहीं देख पाएगा बच्चों, उसको हाइपरमेट्रोपिया। अब ये बंदा तो ना दूर का देख पा रहा है ना पास का देख पा रहा है, भाई इससे ज्यादा पास का नहीं देख पा रहा है, इससे ज्यादा दूर का नहीं देख पा रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, दोनों, मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। और इसको कौन सी लेंसेज करेक्ट करेंगी, बाइफोकल। इसको कौन सी लेंसेज करेक्ट करेंगी, बाइफोकल। तो इसको एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको लिखना है, दिस पर्सन इज अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट भी नहीं देख पा रहा है, फार ऑब्जेक्ट भी नहीं देख पा रहा है, दैट इज व्हाई ही इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, एंड द लेंसेज यूज्ड फॉर द करेक्शन इज बाइफोकल लेंस। और लेंसेज कौन सी यूज होंगी इसके करेक्शन के लिए, बाइफोकल लेंस। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को करने के लिए, चलो इसके लिए नहीं, ये तो बहुत आसान सा है, जो प्रॉपर वो आते हैं ना लेंस फॉर्मूले वाले, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इनके लिए तो मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, इतनी शॉर्ट ट्रिक कि आप विद इन सेकंड्स इन क्वेश्चन को कर लेंगे। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ये फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर दिस मच फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, ठीक है, डिस्टेंस विजन के लिए उसको ये वाली लेंस चाहिए, एंड फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन उसको ये वाली लेंस चाहिए, इतनी पावर की। फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट्स नेचर रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट एंड नियर विजन। यानी कि दोनों विजन के लिए, जो डिस्टेंस को सही करना चाह रहा है और नियर को भी, दोनों के लिए अलग अलग बताइए कि क्या फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए, पावर आपको दोनों केस में दे रखी है, पावर यहाँ भी दे रखी है और पावर यहाँ भी दे रखी है। यहाँ पर पावर आपको कितनी दे रखी है, -6D, ठीक है, कॉनकेव लेंस हो गई, अभी बताया था माइनस वाली, और यहाँ पे +2D, ठीक है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस हो गई, आपको बताया था। पावर आपको मिली हुई है, फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/p, और यहाँ पर फोकल लेंथ निकालने के लिए ये भी 1/p। अब f इज इक्वल टू 1/-6,
ठीक है, और मीटर में है ये, ठीक है, मीटर में बस अब आपको सॉल्व करना है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप पॉइंट लगा के सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज इसको आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे 1/6 ये आ गया, 6 नहीं यहाँ पर 6 है, हाँ ठीक है, ठीक है, इसको पहले ये इजी सा है तो थोड़ा सा पहले इससे कर लेते हैं। यहाँ पर 1/, कितना आ गया 2, ठीक है, डायोप्ट्री है, ठीक है, तो फोकल लेंथ में मीटर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर डायोप्ट्री में दे रखी है आपको पावर, तो आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में है, ठीक है, यहाँ पर। अब आप इसकी चॉइस है आपकी, आप इसको एग्जाम में मीटर में भी सॉल्व करके आ सकते हैं और सेंटीमीटर में भी। सेंटीमीटर में करना थोड़ा आसान होता है, वो कैसा होता है, ऊपर 100 लगा लेते हैं और नीचे 2 लगा लेते हैं और कट जाता है, तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फोकल लेंथ आपको निकालनी है, 100 ऊपर लिखो, 6 नीचे, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना था, आपको पावर दी हुई थी और पावर से बस आपको क्या निकालनी थी, फोकल लेंथ निकालनी थी और लेंसेज बता देनी है। लेंसेज के लिए लर्न कर लीजिए, नेगेटिव है तो कॉनकेव और पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। अब जो हम बार बार बातें कर रहे हैं कि मैम ये वाले एग्जाम्पल, ये वाले न्यूमेरिकल्स कैसे करने, ये वाले न्यूमेरिकल्स कैसे करने, तो इनके लिए मैं आपको कुछ बहुत सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ। जब भी आप इन वाले न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जब भी आप इन वाले न्यूमेरिकल्स को करेंगे, आप करके देखना आप कितने इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको हमेशा v एंड u, एक तो हमेशा नेगेटिव में लेना है। जो भी v होगा, जो भी u होगा, क्या क्या होगा वो भी मैं अभी बताऊंगी। जो भी v होगा, जो भी u होगा, आपको हमेशा किस में लेना है, नेगेटिव में। आपको हमेशा नेगेटिव, कुछ भी पॉजिटिव में नहीं लेना, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर मायोपिया का केस है बच्चों, अगर मायोपिया का केस है, ये रहा मायोपिया का केस, अगर मायोपिया का केस है तो आपको क्या करना है, इसमें वर्ड दिया होगा फार पॉइंट। मायोपिया अगर नहीं भी दिया हुआ, अगर ये नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में, तो दे विल राइट फार पॉइंट। फार पॉइंट वर्ड आते ही आप समझ लेना मायोपिया का केस है। अब मायोपिया के केस में आपको क्या लेना है, v तो आपको हमेशा लेना है जो ये दे रखा होगा, ठीक है, v आपको हमेशा ये दे रखा होगा, इसको लेना है -80, ठीक है। u आपको हमेशा लेना है इंफिनिटी, आपको u हमेशा लेना है इंफिनिटी, ठीक है, और f आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो मायोपिया का केस है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में आएगा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, v और u लेने तो हमेशा नेगेटिव में ही है। यहाँ पर वर्ड हमेशा लिखा आएगा नियर पॉइंट। क्या वर्ड लिखा आएगा, हमेशा नियर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर v जो है, वो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और आपको u क्या लेना है बच्चों, u आपको हमेशा लेना है -25 सेंटीमीटर, अदरवाइज u गिवन होगा, अदरवाइज u गिवन होगा। अगर उसमें u यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो आपको हमेशा -25 सेंटीमीटर लेना है। अभी बताऊंगी कैसे, पहले कर लेते हैं मायोपिया वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आप बिना पढ़े भी क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में, बिना पढ़े भी कर लोगे। यहाँ पर देखिए, आपको जो भी निकालने के लिए बोला है, आपको बोला है यहाँ पर व्हाट लेंस पावर इज नीडेड, पावर आपको चाहिए, पावर के लिए आपको फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, आप इसको मत करना, जो मैं करा रही हूँ वो करा देती हूँ। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी मैंने आपको बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/v। v आपको जो भी गिवन है आपको नेगेटिव में एज इट इज लेना है, माइनस 1/u आपको हमेशा इंफिनिटी लेना है इन केस ऑफ मायोपिया। ये था ना, यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। अब आप जब सॉल्व करोगे तो 1/f इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाता है, 1/इंफिनिटी जीरो हो जाता है डायरेक्ट, ध्यान रखना। तो ये आ गया आंसर -1/80। तो फोकल लेंथ यहाँ पर कितनी आ गई, -80, कितनी आ गई, -80 सेंटीमीटर, ठीक है, -80 सेंटीमीटर। अब पावर निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास फोकल लेंथ है, ये पावर निकालने के लिए आपको दो काम करने होते हैं। एक तो इसको 1/f करना होता है, यानी कि -80, और साथ में आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको करना होता है इंटू 100। ये 100 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट जरूर करना है। पावर को आप सेंटीमीटर में नहीं ले सकते, और मीटर में करने के लिए बहुत सिंपल मैंने आपको बता दिया है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, तो फोकल लेंथ आपकी कितनी हो गई, -80 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतने मीटर, ठीक है, इतने मीटर।
सेंटीमीटर को मीटर में तो चेंज करना आता ही है ना। अब पावर आप निकाल रहे हो, तो पावर निकालने के लिए आप क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स 1/4 फोकल लेंथ, तो 100 ऊपर आ जाएगा और -80 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मायोपिया का एमसीक्यू में इतना बड़ा सॉल्यूशन मत करने लग जाना, डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जो भी मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट दिया हुआ होता है, जो भी मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट दिया होता है, वो उसकी फोकल लेंथ होती है। और उसका रिवर्स करने से, उसका पहले मीटर में चेंज कर लेना, रिवर्स करते ही पावर आ जाएगी। मान लिया पेपर में ये आ जाता एमसीक्यू में और मुझे कहते पावर बताओ इसकी क्या है, ठीक है, पावर बताओ इसकी क्या है, तो मैं इतना सॉल्व नहीं करती एमसीक्यू में, मैं डायरेक्ट क्या कर देती, इसको पहले मैं चेंज करती सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर को मैं किस में चेंज करती, मीटर में, और इसका रिवर्स कर देती, ये हो गई मेरी पावर। डायरेक्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। फोकल लेंथ आएगा तो आप डायरेक्ट एज इट इज आंसर लगा के आ जाना, सॉल्व मत करने लग जाना, वहां पे अपना टाइम बचाना एमसीक्यू में। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व ही करके दिखाना होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बात बताई है, क्या क्या बातें बताई है, फिर से ध्यान कर लेंगे सारी बातें, कि मायोपिक पर्सन का जो भी फार पॉइंट दिया हुआ होगा वो v होगा, उसको आप नेगेटिव में लेंगे। u हमेशा, ठीक है, u हमेशा आपका इंफिनिटी आएगा और फॉर्मूले में आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v यानी कि -80, और यहाँ हमेशा 1/इंफिनिटी यानी कि 0, तो 1/f जो है वो हमेशा आपका क्या आ जाएगा, 1/, ठीक है, -80, और f यहाँ से, ठीक है, f यहाँ से क्या आ गया, f यहाँ से आपका आ जाता है -80 सेंटीमीटर। तो मायोपिया में, सिर्फ मायोपिया की बात बता रही हूँ, जो फार पॉइंट दिया होता है वही फोकल लेंथ होती है। और पावर निकालने के लिए आप फोकल लेंथ को पहले मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए, फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, -80 जो भी है अपॉन 100, तो ये मीटर में चेंज हो गया, और पावर के लिए ये रिवर्स हो जाता है, 100 ऊपर और -80 नीचे। अब आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में मायोपिया समझा दिया है, ठीक है, शॉर्ट में मायोपिया समझा दिया है। नेगेटिव है तो लेंस कौन सी यूज हो रही है, कॉनकेव लेंस। अब इसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये हाइपरमेट्रोपिया नियर पॉइंट दिया हुआ होगा तो हाइपरमेट्रोपिया है, अदरवाइज पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का है भी या नहीं। अ स्टूडेंट कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से ज्यादा वो बच्चा नहीं देख पा रहा है। कोई स्टूडेंट है, उसका ब्लैक बोर्ड जो है 2 मीटर से दूर पे रखा हुआ है, ठीक है, वो नहीं देख पा रहा है। What power of spectacles does he needed for the normal vision? नॉर्मल विजन के लिए उसको जो है क्या मतलब चाहिए, ठीक है। अब दूर का नहीं देख पा रहा है तो उस बंदे को क्या है, मायोपिया। भाई दूर का नहीं देख पा रहा है तो उस बंदे को क्या है, मायोपिया। मायोपिया के लिए मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, जो आपको दिया हुआ है ये आपका हो गया फार पॉइंट, तो v तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, -2, ठीक है, 0.0 मीटर है तो -2 लगा लो। u यहाँ पर आपका कितना हो गया, इंफिनिटी, ठीक है, फिर से निकाल लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/-2 1/इंफिनिटी, तो 1/f कितना आ जाएगा आपका, 1/-2, यानी कि f कितना आ जाएगा आपका -2 मीटर। f कितना आ गया आपका -2 मीटर, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, आपको पहले ये पहचानना है मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया। भाई दूर का नहीं दिख पा रहा है, उसको 2 मीटर से दूर का वो देख ही नहीं सकता, ठीक है, 2 मीटर से दूर का, पास का देख पा रहा है, ठीक है, तो यानी कि उसको क्या है, पास का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा, तो मायोपिया है, ठीक है। मायोपिया का फॉर्मूला लेंस का लगाया, मायोपिया की दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है। बाकी डायरेक्ट भी आपको पता है, अभी मैंने बताया मायोपिया में जो आपको फार पॉइंट दिया हुआ था वही फोकल लेंथ होती है। और पावर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका ऑपोजिट करना है। ये ऑलरेडी मीटर में है तो अब 100 का काम आपको करना ही नहीं है। अब आपको पावर निकालनी है 1/f यानी कि 1/-2। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, मीटर में चेंज ऑलरेडी मीटर में है। आ गई बात समझ में। सेंटीमीटर में अगर ये होता यहाँ पर तब आपको ऊपर 100 लगाना पड़ता, तब आपको ऊपर 100 लगाना पड़ता, माइनस में है तो कॉनकेव है। अब एक कर लेते हैं बच्चों हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया के लिए मैंने आपको बताया था सेम काम करना है। यहाँ पर आपको लेना तो u और v दोनों नेगेटिव में है। u आपको जो है वो हमेशा लेना है -25 सेंटीमीटर। अगर दिया हुआ होगा 15 10 तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको हमेशा यही मिलेगा और कुछ नहीं भी मिलेगा, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक u एज -25। ऑल्सो v जो होगा, जो नियर पॉइंट आपको दिया हुआ होता है
वो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, v होगा। क्या होगा, वो v होगा। तो यहाँ पर v कितना आ गया आपका 1, ठीक है, 1.0 मतलब 1 मीटर। अब यहाँ पर भी आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, दोनों सिंपल है। मुझे इजी लगता है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी 100 सेंटीमीटर में। उसके बाद पावर के लिए हम इसको बार बार दोबारा से हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। पावर के लिए हमेशा आपको मीटर चाहिए, सेंटीमीटर नहीं चाहिए, बट सेंटीमीटर में मुझे कैलकुलेशन इजी लगती है, पॉइंट से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले f निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू v मतलब माइनस, ठीक है, ये कितना जाएगा 100। v मैंने आपको बताया था, कुछ भी हो, v हो u हो, आपको माइनस में ही लेना है, कोई यहाँ पर प्लस का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। माइनस 1/u यानी कि माइनस 25, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 1/f, इतनी बात समझ में आ गई ना, केवल वैल्यूज पुट की है। ये आ गया माइनस 1/100, ये आ गया प्लस 1/25। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं एलसीएम से, तो एलसीएम आप इसका इस तरीके से लेना, 100 इंटू 25, थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो आपका आगे आ गया, ये आ गया आपका 75/100, ठीक है, 75/100 इंटू 25। ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया 3 जा, तो यहाँ पर 1/f जो आपका चल रहा था बच्चों, 1/f, वो 1/f आपका आ गया 3/100। 1/f आपको मिल गया 3/100, और यानी कि आपको 1/f ही आपकी क्या होती है बच्चों, 1/f ही आपकी क्या होती है, पावर भी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप 1/f पर ही छोड़ दीजिए, और ये आपका किस में आया है, सेंटीमीटर में। ये आपका किसका है, किस में आया है, सेंटीमीटर में। अब यहाँ से आपने फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 100/3। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 100/3, यही आ जाएगी ना फोकल। सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स में चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी 33.3 समथिंग, ठीक है, 33.3। और ये किस में चल रही है, सेंटीमीटर में। ये किस में चल रही है बच्चों, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में चल रही है। अब आप इसको कन्वर्ट करना मीटर में, आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में, क्योंकि अभी तक हमारा सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 33/3/100 मीटर। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने सेंटीमीटर में सारा सॉल्व कर लिया और नीचे लगा दिया 100, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया मीटर में फोकल लेंथ। अब आपको पावर निकालनी, यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ये भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, केवल काटा है यहाँ पे, ठीक है, काट पीट किया हमने। उसके बाद जो भी आपका आंसर आ जाए उसके नीचे आप 100 लगा दोगे, आपका मीटर में चेंज हो गया। मीटर में करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर हमें डायोप्ट्री में चाहिए। अब पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का उल्टा होता है, यानी कि 100 आपका ऊपर जाएगा और 33.3 आपका नीचे आ जाएगा, और यहाँ डी लगा देना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से ये हटके कितना हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपने भी चॉइस कर सकते हो, अपने आप भी आप इजीली कर सकते हो कि मैम हम किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। मेरा मेन मकसद था आपको यहाँ तक समझाना और ये बातें समझानी। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा +3 के अराउंड, +3 करके कुछ आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का आंसर बचा, ठीक है। मुझे थोड़ा इस वे में इजी लगता है। यहाँ के बाद बच्चे अपनी मर्जी से कर लेते हैं कि मैम फोकल लेंथ मेरी सेंटीमीटर में आ रही है, मैं किस तरीके से मीटर वगैरह में चेंज करूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर भी पॉइंट लगा के मीटर में कर देते हैं सॉल्व। तो ये सॉल्व करना आपके ऊपर है, आपकी स्पेशलिटी, आप कैसे सॉल्व करोगे। बाकी इस तरीके से न्यूमेरिकल बेसिक जो था वो मैंने आपको ये समझा दी है बात, कि दोनों चीजें नेगेटिव में लेने हैं, कब क्या चीज कौन सी लेनी है, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वन शॉट्स मिलते रहे। मैथ्स के भी चलेंगे, अभी फिलहाल मैं साइंस के फटाफट डाल रही हूँ, फिर मैथ्स का नंबर चलेगा, ठीक है, वन शॉट्स का। आफ्टर देन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है बच्चों। और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अपने नियर एंड डियर वंस को, एंड लाइक एंड शेयर और कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।